तो किरचॉफ का पहला नियम पढ़ लिया था पढ़ने, और इस वीडियो में अपन बात करेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम, या जिसे हम कहते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम, या इसका दूसरा नाम है किरचॉफ का लूप नियम। तो किरचॉफ के दूसरे नियम की बात करेंगे। देखो, किरचॉफ का पहला नियम तो क्या था? धारा संबंधी नियम था। इसमें हम धारा का मान ज्ञात करते थे किसी भी संधि बिंदु पर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वोल्टता की, वोल्टेज की। तो इस नियम को हम कहते हैं वोल्टता नियम। अब ये जो नियम है ये लूप में लागू होता है, इसीलिए इस नियम को हम लूप नियम भी कह देते हैं। तो देखो, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो क्या होता है? किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार प्रतिरोधकों और सेलों से युक्त किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का कुल योग, या हम कहें वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि बंद परिपथ में, या हम इसे कह सकते हैं लूप में, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि समेशन v इज इक्वल टू 0। इसको गणितीय रूप में इस तरीके से लिखेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई एक बंद परिपथ है जिसमें प्रतिरोध है और सेल है, ठीक है? तो उन सभी पर जो वोल्टताओं का कुल योग होगा, कुल बीजगणितीय योग होगा, वो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार उसका मान कितना होगा? टोटल मान 0, ठीक है? इस नियम को हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं अन्य रूप में, कि किसी भी बंद परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टताओं का बीजगणितीय योग सेलों के सिरों पर, या हम कहें कि सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो, दोबारा देखो, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन v इज इक्वल टू समेशन एप्सिलॉन। ओम के नियम से अगर v का मान लिखें तो समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। इस तरीके से हम इस नियम को गणितीय रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? प्रतिरोधकों और सेलों से युक्त किसी भी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि समेशन v इज इक्वल टू 0। या इस नियम को अन्य रूप में हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ये हम बात कर रहे हैं किसमें? बंद परिपथ में या लूप में। तो अगर प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग को हम समेशन v से डिनोट करें, और सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग को हम समेशन एप्सिलॉन से या समेशन E से व्यक्त करें, हम इसको समेशन E कहेंगे, एप्सिलॉन E कहेंगे। तो समेशन E से व्यक्त करें तो देखो, समेशन v इसके बराबर जाएगा समेशन E के बराबर जाएगा। ये क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखो, इस नियम को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि ये नियम भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या है डायरेक्टली, पर ज्यादा चांस है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के होते हैं, ठीक है? तो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले या इस किरचॉफ के दूसरे नियम को अप्लाई करने से पहले कुछ बातें किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में और देखते हैं अपन। देखो, पहला पॉइंट तो अपने को ये ध्यान रखना है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। इसी के साथ
जिस तरीके से हमने किरचॉफ के प्रथम नियम में चिन्ह परिपाटी काम में ली थी, तो यहाँ पे भी चिन्ह परिपाटी काम में लेंगे अपन। और चिन्ह परिपाटी किस तरीके से काम में लेंगे देखो, तो हमें ये जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है इसको अप्लाई करने के लिए परिपथ में कोई एक लूप मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, उस लूप में चलते हुए अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध के सिरों पर धारा की दिशा में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तो कैसा होता है, धनात्मक। और अगर हमें लूप में चलते हुए धारा की दिशा के विपरीत चलना पड़े तो विभवांतर कैसा होगा, ऋणात्मक। ये बात जब हम इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगी अपने। यदि हम धारा की दिशा में चले तो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो कैसा होगा, धनात्मक। और धारा की दिशा के विपरीत चले तो जो विभवांतर है वो कैसा होगा, ऋणात्मक। इसी तरीके से हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल की। तो किसी भी सेल में अगर हमें नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना पड़े, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना पड़े तो ई को हम लेंगे धनात्मक। और अगर हमें सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाना पड़े तो हम विद्युत वाहक बल लेंगे ऋणात्मक, ठीक है। और ये दो बातें अपने को ध्यान रखनी है। यदि हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कैसा होगा, धनात्मक। और धारा की दिशा के विपरीत चल रहे हैं तो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो कैसा लेंगे अपन, नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक इसी तरीके से अगर हम लूप हमने जो माना है उसकी दिशा को फॉलो करते हुए अगर अपन सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं तो जो हमारे पास में विद्युत वाहक बल होगा सेल का वो कैसा लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं अपन तो विद्युत वाहक बल कैसा लेंगे, ऋणात्मक, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब ये जो किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम पढ़ा है अपन ने, इसको अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें अपने को धारा I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए। सबसे पहले तो अपन इसमें लूप देखेंगे। तो हम इस चित्र में देख पा रहे हैं ये जो हमने परिपथ बनाया हुआ है इसमें दो लूप मानेंगे अपन। लूप की डायरेक्शन अपन किसी भी दिशा में मान सकते हैं, इस तरीके से भी मान सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो लूप हो गया फर्स्ट, इसी तरीके से ये लूप हो गया सेकंड लूप, ठीक है। अपन इसका नाम लिख देंगे। हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन है, इसमें अपने को धाराओं का मान ज्ञात करना है, यानी कि I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करना है। इसमें ये सब अपने को दे रखा है, ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ये दो बैटरी, इनकी वोल्टेज अपने को दे रखी है और धारा की दिशाएं हमें दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में जिस हिसाब से अपने को धारा की दिशा दे रखी है वही अपने को मान के चलनी है और इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है अपने को। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम की। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, जिसे हम क्या कहते हैं, संधि नियम भी कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं। संधि बिंदु
सी के लिए, संधि बिंदु सी के लिए किरचॉफ का धारा नियम अप्लाई करें तो देखो ये संधि बिंदु सी है, इस पर जब अपन किरचॉफ का पहला नियम अप्लाई करेंगे तो यहां से देखें अपन, देखो तीन धाराएं हमारे पास में I1, I2 और I3। तो सबसे पहले बात करें अपन I1 की, तो I1 देखो ये संधि बिंदु से दूर जा रही है तो I1 कैसा लेंगे अपन, नेगेटिव। I2 भी संधि बिंदु से दूर जा रही है तो I2 को कैसा लेंगे, नेगेटिव। और I3 संधि बिंदु की ओर आ रही है तो इसको अपन कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और ये सब का टोटल कितना होगा, 0। तो यहां से अगर अपन I3 का मान निकालें तो इसका मान कितना आएगा, I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से अपन इसी परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई करेंगे। तो ये लूप में लागू होता है, तो दो लूप अपन ने माने, लूप फर्स्ट और लूप सेकंड। इसकी डायरेक्शन देखो अपन ने इस तरीके से मानी है, अपन इस तरीके से भी मान सकते हैं। तो लूप नाम लिखते हैं इसका EFDCE, DCE में EFDCE में देखो किरचॉफ का लूप नियम अभी अपन ने पढ़ा। क्या होता है कि किसी भी लूप में या बंद परिपथ में प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और साथ में चिन्ह परिपाटी भी काम में लेनी है अपने को। अगर धारा की दिशा में कोई प्रतिरोध मिल रहा है अपने को, ठीक है, धारा की दिशा में चल रहे हैं अपन, तो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो कैसा लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे। और धारा की दिशा के विपरीत चल रहे हैं तो जो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो कैसा लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपने को सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना पड़ रहा है तो जो विद्युत वाहक बल है वो पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाना पड़ रहा है तो विद्युत वाहक बल कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से लेंगे ये। तो सबसे पहले बात करें अपन लूप EFDCE, तो लूप समझ में आए, ये वाला लूप है ना, इसकी डायरेक्शन ये है। अब देखो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें दो तो प्रतिरोध हैं, एक तो 4 ओम और एक 6 ओम, और दो इसमें सेल हैं। तो अपने को करना क्या है, इसमें जो चिन्ह परिपाटी मैंने बताई है उसके हिसाब से इसमें बराबर के चिन्ह के इस तरफ तो अपन ये जो प्रतिरोध हैं उसके सेलों के विद्युत प्रतिरोध जो है उसके सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल लिखेंगे, और एक तरफ अपन क्या लिखेंगे, इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो अब अपन बात करें यहां पे ये 4 ओम, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2। तो प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध को अपन किससे गुणा कर देंगे, धारा से गुणा कर देंगे, तो विभवांतर आ जाएगा 4I2। अब देखो अपन ने लूप की डायरेक्शन ये ली है, धारा की दिशा इसमें लूप की डायरेक्शन नहीं है, तो ये 4I2 कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक इसी तरीके से अपन बात करें तो देखो ये जो 6 ओम है इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये I1 लूप की दिशा के क्या है, विपरीत है। ठीक है, ये I1 लूप की दिशा की क्या है, विपरीत है। तो ये 6I1 जो है ये कैसा आएगा, नेगेटिव। इसी तरीके से इस लूप में इस तरीके से चले तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना लेंगे, नेगेटिव। इसी तरीके से ये वाला जो सेल है इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं तो इसका भी विद्युत वाहक बल अपन कितना लेंगे, -10 वोल्ट। इसको जब अपन सॉल्व करें तो देखो 4I2 -6I1 -24
इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हैं 2i2 माइनस 3i1 इज इक्वल टू माइनस 12। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करेंगे लूप, ये जो दूसरा लूप अपन ने माना है, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं अपन सी डी बी ए सी में। ठीक है, लूप सेकंड में सी डी बी ए सी में। इसमें देखें अपन तो देखो एक तो दो तो प्रतिरोध है इसमें, एक क्या है सेल है। तो प्रतिरोध होंगे सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की बात करेंगे तो 6 ओम में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इसी डायरेक्शन में धारा मिल रही है अपने को, तो 6I1 कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। इसी तरीके से अपन बात करें I3 जो है वो अपने को लूप की डायरेक्शन, लूप जिस दिशा में माना है अपन ने उसी दिशा में मिल रहा है, तो 2I3 ये कैसा मिलेगा अपने को, पॉजिटिव। 2I3 कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अब अपन बात करें सेल के विद्युत वाहक बल की, तो इस लूप में चलते हुए हम सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना लेंगे, प्लस 10 वोल्ट। ठीक है, इसको हम और सोल्व कर सकते हैं 3I1 प्लस में I3 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, देखो ये 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास और 3 चर हैं, I1 I2 I3 का अपने को मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास 3 समीकरण हैं, तो हम बड़ी आसानी से हम I1 I2 और I3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम। यहां से देखो समीकरण 1 जो है, इस समीकरण 1 से I3 का मान कितना है, I1 और I2, I1 प्लस I2। इस I1 प्लस I2 को इस समीकरण नंबर 3 में रख दें अपन। ठीक है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में I3 का मान रखने पर, देखो समीकरण 3 में I3 का मान रखेंगे तो 3I1 प्लस में I3, इस I3 की जगह कितना रखना है अपने को, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना, 5। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 4I1 प्लस में I2 इज इक्वल टू 5। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर हमने 4। ठीक है, अब देखो हम इस इक्वेशन को समीकरण 2 और 4 को सोल्व कर सकते हैं। समीकरण 2 और 4 से हम I1 I2 का मान निकाल सकते हैं। देखो समीकरण 2 ये है हमारे पास, समीकरण 4 ये रही। तो हम क्या करें, इस समीकरण 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके और इस समीकरण 2 में से घटा दे, तो समीकरण 4 को 2 से गुणा करके समीकरण 4 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, देखो समीकरण 2 क्या है, 2I2 माइनस 3I1। अब इस समीकरण में से ये घटाना है, साथ में इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो देखो माइनस 8I1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2I2 इज इक्वल टू माइनस 12 और माइनस 10। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व करें तो देखो 2I2 से 2I2 कैंसल, ये कितने हो गए, माइनस के 11I1 माइनस के 22। तो यहां से अगर अपन I1 का मान निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है, I1 का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है, अब इस I1 का मान हम कहां रख दें, इस I1 का मान समीकरण नंबर किस में रख देते हैं अपन, 4 में। समीकरण 4 में I1 का मान रखने पर, देखो समीकरण 4 क्या है, 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। तो I1 का मान कितना रखेंगे, 2, तो 4 इंटू 2 प्लस I2 इज इक्वल टू 5।
यहां से इसको सोल्व करेंगे 4 दूनी 8, ये 8 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो I2 बराबर 5 माइनस 8 माइनस का 3 एम्पियर। तो I2 का मान कितना है, माइनस का 3 एम्पियर। ये I1 और I2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण 1 से देखो I3 बराबर क्या है, I1 प्लस I2 यानी कि 2 माइनस 3, तो माइनस का 1 एम्पियर, यानी कि I3 का मान हमारे पास में कितना आ गया, माइनस का 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम धारा I1, I2 और I3 का मान निकाल